देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है और मैं इस कुआं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कैनेडियन शान। मेरा नाम है शानू नायर। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? गाइस, आज की जो वीडियो है बहुत ही डिफरेंट वीडियो है ये, और ये वीडियो मेरे चैनल की सबसे बेस्ट वीडियो मैं मानूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों को ये वीडियो अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये रियलिटी है और हम सभी को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो लोग हैं कनाडा में, आप उनसे भी कंफर्म कर सकते हैं जो भी मैं कह रहा हूँ इस वीडियो में। ये सारी बातें जो हैं आपको समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके गाइस, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये वीडियो का टॉपिक क्या है। इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं सबसे पहली चीज कि जॉब, कनाडा की जो जॉब है, कनाडा का जो जॉब मार्केट है वो कैसे काम करता है। अगर आप कनाडा के अंदर हैं तो यहाँ पे जॉब आप कैसे ले सकते हैं, अगर आप कनाडा के बाहर हैं तो आप जॉब कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट अभी वेट कर रहे हैं आने का, उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है उसके बारे में हम बात करेंगे। और कुछ लोग कमेंट्स लिख रहे थे, कुछ लोग मुझे ईमेल्स भी भेज रहे थे कि अचानक से आपके चैनल का कंटेंट जो है चेंज हो गया, क्या हो गया, क्या बात है। तो मैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, और पीआर के लिए भी राइट एज क्या है कनाडा में आने के लिए। अगर आप सोच रहे हैं कनाडा में माइग्रेट होने का, तो राइट एज क्या है यहाँ पे आने के लिए। तो इन सब टॉपिक के बारे में ये वीडियो है, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं कमली नू जनो प्यारा विच जानो तू तेरा विच कनेडा। वेलकम गाइस। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि वीडियो का जो टॉपिक है, 3 मेजर टॉपिक है यहाँ के, जॉब, स्टडी, पीआर। तो ये 3 टॉपिक है, और ऑब्वियसली एज जो है, एज की भी बात है कि एज के बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जॉब कैसे लगती है। अब इतनी बातें तो कर ली, अब मैं आपको बताता हूँ जॉब कैसे लगती है। अगर आप कनाडा के अंदर हैं ऑलरेडी, अगर आपके पास वीजा है, अगर आप एलिजिबल हैं, लेट्स से आप ओपन वर्क परमिट में, अगर आपकी वाइफ यहाँ पे पढ़ने के लिए आई है, आप ओपन वर्क परमिट में हैं, तो चलो ठीक है, तो एक डिफरेंट सिनेरियो है, ठीक है, उसकी तो बात हम अलग करेंगे। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप कनाडा के बाहर हैं और आप चाह रहे हैं कि आपकी जॉब लग जाए। गाइस, होता क्या कि यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयर्स होते हैं, यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयर्स होते हैं, सबको पता है कि यहाँ पे बाहर से बुलाने का क्या प्रोसीजर है। अब मैं अगेन वर्क परमिट और एलएमआई इसके अंदर ऐड नहीं करना चाहता, सब लोगों को पता है उसके बारे में। गाइस, अगर किसी को बाहर से बुलाना है तो आप सभी को पता है कि उसके अंदर परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से, राइट? परमिशन लेनी पड़ती है, और लोग इतने तादाद में लोग जो है आना चाह रहे हैं। आज मैं बताऊं, मिडिल ईस्ट से भी ज्यादा क्रेज आज कनाडा का हो चुका है, कनाडा में आने का। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि मेरे हाथ में ये कैप है, ठीक है, ये कैप है मेरे हाथ में। अगर मैं इस कैप की एक्चुअल वैल्यू अगर मैं लगाऊं, इसकी वैल्यू होगी $15, ज्यादा $15 से ज्यादा नहीं होगी, $10, $5, मे बी $12-13, इससे ज्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये सोचें कि इस कैप की अगर मुझे बाहर, ठीक है, $1000, $2000 मिल रहे हैं, ठीक है, एक इंसान खड़ा है जो रियल है, जो रियल कंज्यूमर है मेरा, और वो इसको $15 में ले रहा है, और एक इंसान है इसको $1000-2000 में ले रहा है, ठीक है। और जो $15 में ले रहा है वो 1, 2, 3, 4 लोग हैं, और जो $1000-2000 जो दे रहे हैं इस चीज के, वो लोग मतलब कि पागल हैं इस चीज के लिए, पागल, मतलब उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है और लोग लाइन में खड़े रहेंगे। तो आज यही हालत हो चुकी है कनाडा की वर्क परमिट की, कनाडा की जॉब की। तो होता क्या है कि आप जो भी ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं, जो भी ऑनलाइन आप अप्लाई कर रहे हैं, वो ऐड किसने चलाए हैं, वो ऐड क्यों चल रहे हैं, उस ऐड का पर्पस क्या है, ये किसी को नहीं जानना, बस लोग धमाधम अप्लाई कर रहे हैं। गाइज, मुझे भी इतना नहीं पता था, ठीक है, जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया मुझे भी इतना डिटेल में नहीं पता था, लेकिन ये चैनल स्टार्ट करने के बाद मुझे इतनी चीजें, इतनी नॉलेज मिली है लोगों से बात करके। ऑब्वियसली मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे बैठा हूं, तो ऑब्वियसली मैं इतने लोगों से बात करता हूँ, तो मुझे पता चला है कि भाई ये क्या क्या चीजें हैं। तो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, लोग कमेंट्स करते हैं, टाइम स्पेंड करके ईमेल्स भेजते हैं, तो मुझे लगा एक वीडियो बना देनी चाहिए। देखिए, मैं हर कैटेगरी की बात करता हूँ, हर कैटेगरी की। सबसे ज्यादा जो एडवर्टाइजमेंट चलते हैं, जो स्कैम चलते हैं, वो चलते हैं होटल इंडस्ट्री को लेकर, क्योंकि होटल इंडस्ट्री के लोग अभी घर बैठे हुए हैं, ठीक है, और होटल इंडस्ट्री के लोग क्या है, अपना दिमाग यूज नहीं करते।
कभी आपने देखा है कनाडा के अंदर आईटी प्रोफेशनल्स की जॉब के लिए कोई वैकेंसी आई हो और लोग अप्लाई कर रहे हो? नहीं सुना होगा। आपने ज्यादातर जॉब देखी होगी कारपेंटर, सिक्योरिटी गार्ड और ये अपने ट्रक ड्राइवर्स, ठीक है, इसके बारे में। क्योंकि ये लोग क्या अपना दिमाग यूज नहीं करते, ये बहुत इमोशनल होते हैं, अपनी इमोशंस में बह जाते हैं। अगेन वही सवाल कि कनाडा में जॉब चाहिए। गाइज अगर मैं बात करूं एक कारपेंटर को, ठीक है, उसके पास मैं तो कहता हूं 50 साल का भी एक्सपीरियंस है, ठीक है, अगर वो यहां पे आना चाहता है, कम से कम भी नहीं तो उसके पास 25 से 30 हजार डॉलर होनी चाहिए, कैनेडियन डॉलर, और एक अच्छा कॉन्टैक्ट होना चाहिए, मतलब जिसे कहते हैं ना, एक ऐसा बंदा होना चाहिए जिससे आप विश्वास कर सको। अगर हम बात करें 25,000 डॉलर की, तो 25,000 डॉलर का अमाउंट हो जाता है कम से कम 12.5 लाख रुपए, ठीक है, 12.5 लाख रुपए, इतना अमाउंट उसके पास होना चाहिए। अब उसके पास आइल्स है या नहीं है, एजुकेशन है या नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है, उसके पास इतना अमाउंट होना चाहिए, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, और यहाँ पे आने के बाद वो जॉब कर सकता है, जॉब मिल जाएगी उसको। दूसरा हम बात करते हैं, अगर कोई लेट्स से कोई ऑटो मैकेनिक है, मैकेनिक की जॉब अगर कोई चाह रहा है, सेम चीज़, इतना ही उसका खर्चा लगने वाला है, एक्सपीरियंस है तो और अच्छी बात है, आइल्स है या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है। अब होता क्या है कि अगर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो जो LMI होते हैं, जो वर्क परमिट होते हैं, वो दूसरी तरीके से निकलते हैं, और अगर उसके पास एक्सपीरियंस है तो दूसरी तरीके से निकलते हैं। तो ठीक, तो अब बात करते हैं ट्रक ड्राइवर्स की, ठीक है, ट्रक ड्राइवर्स के टॉपिक पे अब आते हैं हम। ट्रक ड्राइवर्स की ऑब्वियसली सीरीज तो बनेगी, जब बोला है तो बनानी तो पड़ेगी। गाइज ट्रक ड्राइविंग का देखिए दो तरीके से होता है, एक जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, एक ट्रक ड्राइवर जो इंडिया में बैठा है आज, डायरेक्टली यहाँ पे विजिटर वीजा पे आता है और जॉब सर्च करता है। तो ये कई लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं कि यहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स की शॉर्टेज है, ट्रक ड्राइवर्स को यहाँ पे इजीली जॉब मिल जाएगी, लोग पागल हो रहे हैं ट्रक ड्राइवर्स को देख के। ऐसा सही भी है और ऐसा गलत भी आप सुन रहे हो। ट्रक ड्राइवर्स की शॉर्टेज है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी परमानेंट रेजिडेंट है, या फिर वो लोग जो ऑलरेडी यहाँ पे हैं और जिनके पास वीजा है, जो एलिजिबल है, जिनके पास ऑलरेडी वर्क परमिट है। अगर एम्प्लॉयर को आपके लिए वर्क परमिट अप्लाई करना है, एम्प्लॉयर को आपके लिए जो है वीजा अप्लाई करना है, तो उसकी अलग फॉर्मेलिटी है, उसके लिए अलग आपको जाना पड़ेगा, आपको एजेंसी के पास जाना पड़ेगा, आपको लॉयर के पास जाना पड़ेगा, आपको एक ऐसे इंसान के पास जाना पड़ेगा जो ये सब चीजें कर सकता हो, ठीक है। आधे से ज्यादा तो खैर इसमें स्कैम होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहां पर आ जाते हो विजिटर वीजा पे, तो आपको पहले ट्रक का लाइसेंस लेना पड़ेगा। ट्रक का लाइसेंस लेने के बाद जब उसका LMI निकलेगा तो उस LMI पे ये मेंशन होगा कि इंप्लॉयर आपको ट्रेन करेगा, ठीक है। और यही चीज ऑटो मैकेनिक के लिए भी होता है, यही चीज कारपेंटर के लिए भी होता है, क्योंकि उसके पास कनाडा की जो है एजुकेशन नहीं है, कनाडा का जो लाइसेंस है वो नहीं है, तो वो सारी की गारंटी इंप्लॉयर लेता है कि वो उसको तैयार करेगा, उस जो है स्टाफ को तैयार करेगा। अगर ट्रक ड्राइवर मिडिल ईस्ट जाता है, थोड़ा सा और आसान होता है, ठीक है, उसके पास एक्सपीरियंस होता है, तो उसका LMI जो है इजीली निकलेगा। LMI में जो टर्म्स एंड कंडीशन होगी उसमें इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज उसको मेंशन नहीं करनी पड़ेगी, वो उसके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, उसको पता है यहाँ के ट्रक्स कैसे चलते हैं, ठीक है। अच्छा गाइस, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि ट्रक ड्राइवर्स के जो LMI होते हैं थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, बाकी ऑक्यूपेशन जैसे नहीं होते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है मिडिल ईस्ट का तो 40 से 45 हज़ार कैनेडियन डॉलर्स ये लोग आपसे चार्ज कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप इंडिया से विजिटर वीज़ा से यहाँ पे आते हो और यहाँ पे ट्रक का लाइसेंस लेके फिर आप ट्रकिंग का LMI लेना चाहते हो, तो आपको 50 से 55 हज़ार कैनेडियन डॉलर्स तक ये लोग चार्ज कर सकते हैं। अब इसमें दो चीजें हैं, एक जिसके पास पढ़ाई है और जो थोड़ा बहुत आइल्स वगैरह दे सकता है, तो उसकी जो फॉर्मेलिटी होती है, अगर उसने 12th कर रखी है तो ये जो कैटेगरीज है, स्किल्स की जो कैटेगरीज है, उसमें वो अपना PR अप्लाई कर सकता है। प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के अंदर वो लगा के PR बन जाएगा। लेकिन अगर उसने 12th भी नहीं कर रखी और आइल्स भी नहीं है, वो कभी भी PR नहीं बन सकता। जो भी आपको ये सपने दिखा रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, कम से कम मिनिमम 12th होनी चाहिए, 5.5 IELTS होना चाहिए, अगर नहीं है तो वर्क परमिट ही जिंदगी भर रिन्यू होता रहेगा। अब ये आप सोचो कि आप 12, 13, 15, 20 लाख रुपए खर्च कर रहे हो और अगर आप PR भी नहीं होते हो तो आपके ऊपर है, मैं इसके बारे में क्या बताऊं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये सारे के सारे काम इट्स नॉट लीगल, ठीक है। आप यू कैन नॉट चार्ज फॉर जॉब एंड ऑल, तो ये सब चीज़ें लीगल नहीं है। और ये जो भी लोग करते हैं वो ऐसा नहीं है कि दे आर सो डेस्परेट। अगर किसी को ये चीज़ें जो आप देख रहे हो एडवर्टीजमेंट में, ऐसे लोग, ऐसी चीज़ों के एडवर्टीजमेंट नहीं होते हैं। जितने भी लोग इसको एडवर्टाइज करते हैं वो सब फेक होते हैं। ये सब चीज़ें ऐसी है कि अगर कोई यहाँ पे मतलब हल्का सा बोल देना किसी के कान में कि भाई
LMIA पड़ा हुआ है, वर्क परमिट पड़ा हुआ है कनाडा का, आधे घंटे में फिनिश, पता भी नहीं चलेगा। तो ये एडवर्टीजमेंट और ये इंस्टाग्राम पे ये जो ऐड चलते रहते हैं, फेसबुक पे ऐड चलते हैं, ये सब फेक है। आपके पास एजुकेशन नहीं है, अगर आप एक्सप्रेस एंट्री और इन सब चीज़ों में नहीं आ सकते, अगर आप वर्क परमिट का सोच रहे हो, मेरे भाई 12, 15, 20 लाख के आसपास आपके पास होना चाहिए मिनिमम। मैं बताऊं 13 से 14 लाख रुपए तो आपके पास होना चाहिए, इंडियन रुपीस, भारतीय मुद्रा के बारे में बात कर रहा हूं मैं। इतना पैसा आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो अननेसेसरी यूट्यूब पे टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। आप कमेंट लिख रहे हो भाई जेसीबी ऑपरेटर का एक्सपीरियंस है, अरे यार तुम्हारे पास जिसका भी एक्सपीरियंस हो, तुम्हें यहाँ पे एम्प्लॉयर तो मिलना चाहिए ना, कोई ऐसा बंदा तो मिलना चाहिए जो ये सारी फॉर्मेलिटी लिखे उसके अंदर, आपके LMIA के अंदर, वर्क परमिट के अंदर। अभी तो लोग समझते नहीं है LMIA क्या है, वर्क परमिट क्या है, उसके अंदर ये चीज़ें मेंशन तो करनी चाहिए ना। और आप कौन सा उसके मामा के और चाचा के लड़के लगते हो कि वो सारी की सारी हेडेक लेगा ये सारी चीज़ें भाई। तो ये सब चीज़ें, तो इसी के लिए मैं वीडियोस बनाना मैंने बंद कर दिया, क्योंकि एंड ऑफ द डे इसकी जो कहानी है वो यहाँ से स्टार्ट होनी है। लोगों ने इसको बिजनेस बना रखा है, और जो लोग इसकी वीडियोस बनाते हैं उनका घर ही यूट्यूब से चलता है, मेरा तो नहीं चलता। मुझे तो डर ही नहीं है कि कोई अगर ये वीडियो देख के मुझे अनसब्सक्राइब कर दे या कोई डिसलाइक कर दे, मेरा क्या मतलब। मेरा यूट्यूब के भरोसे तो मैं कनाडा आया नहीं हूँ, और ना ही मुझे यहाँ पे LMIA बेचने हैं या वर्क परमिट बेचने हैं, ठीक है। मैं अभी बता दूँ, मैं ऐसे कोई काम करता नहीं हूँ। अगर किसी को ये डाउट है और ये जो ईमेल्स भेज रहे हो, मैं ये सब काम नहीं करता। मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने मेंशन करा था कि दुनिया में सबसे आसान चीज है पैसा कमाना, सबसे आसान चीज है पैसा कमाना। आपको अगर पैसा कमाना हो ना, यूं कमा सकते हो अगर आपके अंदर दिमाग हो तो। मैं आज इस चैनल से कितने पैसे कमा सकता हूं पता है? पहली चीज, एडवर्टीजमेंट से मैं पैसा कमा सकता हूं। दूसरी चीज, कैनेडियन फॉर्मेट के रेज्यूमे 250, 300, 400 डॉलर लोग चार्ज कर रहे हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर जिसकी मैं बात बताऊं, वो हाईली स्किल्ड है, वो मतलब मैं क्या बताऊं, उसकी मतलब उसकी जो एजुकेशन और वो सब इतनी हाईली स्किल्ड है। और यहाँ पे किसी ने, कोई यूट्यूबर ही था, मैं क्यों किसी के बारे में कहूँ, तो उसने रेज्यूमे भेजा। मैं देखो, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, हर कोई बिजनेस करने के लिए बैठा है, सबके अपने अपने तरीके। मैं सिर्फ अपनी राय में दे रहा हूँ, सही है गलत है वो आपको डिसाइड करना है। तो मेरे सब्सक्राइबर ने उसको ईमेल भेजा कि मेरा रेज्यूमे है, आप बताओ। तो उसने बोला कि आपका रेज्यूमे इज नॉट एज पर द स्टैंडर्ड, और इस रेज्यूमे को चेंज करने के लिए वी विल चार्ज $250। जब मैंने वो रेज्यूमे देखा, वो ऑलरेडी कैनेडियन फॉर्मेट में था और वो इतनी हाईली स्किल्ड थी, उसकी जॉब आसानी से यहाँ पे लग जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी PR है और अपना वेट कर रही है जैसे ही फ्लाइट्स खुलेगी। तो मैंने बोला कि यार लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो मैं एडवर्टीजमेंट से पैसा कमा सकता हूं, मैं कैनेडियन फॉर्मेट के रेज्यूमे से पैसा कमा सकता हूं, मैं कोई ऐसी सर्विसेज स्टार्ट कर सकता हूं कि चलो ठीक है, आप उस सर्विसेज से मतलब ले लो, ठीक है। लीगली मैं कर सकता हूँ, इनकॉर्पोरेशन का सिर्फ सर्टिफिकेशन लेना $100 लगता है यहाँ पे, मैं लीगली चार्ज कर सकता हूँ। इमिग्रेशन के लिए मैं चार्ज नहीं कर सकता किसी से भी, लेकिन ये जो सर्विसेज हैं, रेज्यूमे और ये सब के लिए मैं चार्ज कर सकता हूँ, और गवर्नमेंट भी मुझे अलाउ करेगी। लेकिन क्या होगा गाइस, कि होता क्या है कि रात को नींद नहीं आएगी जब आप इस तरीके के जो काम करते हो ना, कि यार किसी बेचारे ने, ठीक है, पैसे खर्च करे और उसका काम नहीं हो और वो सपने देखते रहा। मैं ऐसा नहीं हूं, मेरे लाइफ में कुछ उसूल हैं, और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, इसके बारे में बता देते हैं। गाइस, अब बात करते हैं एज की। एज फैक्टर के लिए कई लोग पूछ रहे थे कि राइट एज क्या होनी चाहिए अगर वो कनाडा में आ रहे हैं। लेट्स से स्टडी परमिट की बात करते हैं। 35 साल के अंदर अगर कोई हस्बैंड आता है यहाँ पे पढ़ने के लिए, या वाइफ आती है पढ़ने के लिए, 35 ईयर्स के एज में अगर वो आती है, वो 35 ईयर की एज में यहाँ पे आएगी, ऑब्वियसली 2 साल का कोर्स लेगी, तभी तो उसको 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलेगा। 2 साल उसने यहाँ पे पढ़ाई करी, या फिर अगर वो इंडिया में भी पढ़ाई करती है तो पढ़ाई करेगी वो। चलो अब तो चलो फ्लाइट्स भी ओपन हो गई, ऑफिस से उसको आना पड़ेगा। 2 साल का कोर्स करती हैं वो। 2 साल के कोर्स के बाद उनकी एज होगी 37 एज होगी, उनको मिलेगा 3 साल का टाइम। ऑब्वियसली उनको 3 साल तो लगेंगे, 2 साल भी लग सकते हैं। तो स्टडीज के बाद जो वर्क परमिट में आएंगी, वर्क परमिट में उनको जॉब ढूंढनी पड़ेगी। अगर किस्मत अच्छी होगी तो जॉब लग जाएगी, PR वो हो जाएंगे, नहीं होंगे तो इधर उधर कहीं से जुगाड़ करके जो है उनको PR के लिए लेना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, स्टडी परमिट पे भी जो लोग आते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं LMI के लिए सिर्फ बाहर से लोग सर्च करते हैं। जो लोग स्टडी परमिट पे भी आज आए हुए हैं, और जो लोग अपना वेस्ट कर चुके हैं वर्क परमिट, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट वेस्ट होने के बाद, उनको भी LMI की जरूरत पड़ती है, और उसके लिए भी उनको 10 से 15 हज़ार डॉलर जो है खर्च करने पड़ता है, ये सब पैसा लगाना पड़ता है। और मुझे इतना दुख होता है कि यार
तुमने 25-30 हज़ार डॉलर लगा दिए पढ़ाई करने के बाद, और यहाँ पे तुम 3 साल तक घूमते रहे, और अब वापस से तुम वहाँ से तुम्हारी कहानी स्टार्ट हो रही। तो ऐसा भी हो रहा है यहाँ पे। तो अब मैं बात करता हूँ कि 35 की एज में कोई आता है और 3 साल लगेंगे उसको, ऑब्वियसली 1 साल तो उसको लगेगा कि यहाँ पे समझने में जॉब मार्केट और ये सब, क्योंकि तभी वो फुल टाइम उस पर आएगा। ठीक है, 40 साल मान लो, 1-1.5 साल, 40 ईयर्स के आसपास वो परमानेंट रेजिडेंट और सर्च करने लगेगा यहाँ पे जॉब मार्केट के। यहाँ पे 40 ईयर्स का एक आदमी परमानेंट रेजिडेंट है, यहाँ पे स्टडी परमिट से परमानेंट रेजिडेंट हो गया। 40 ईयर्स का एक आदमी यहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए जा रहा है, और एक मान के चलो 25-26 साल का एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जो अभी रिसेंटली पीआर हुआ है और जॉब सर्च करने के लिए जा रहा है। एज अ एम्प्लॉयर आप किसको हायर करोगे? मैं आपसे बात करता हूं, एज अ एम्प्लॉयर आप किसको हायर करोगे? आप ऑब्वियसली आप यंग किसी इंसान को हायर करोगे, क्योंकि आपको एनर्जेटिक लोग चाहिए, फ्रेश आइडियाज चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पे बहुत जो है आपको फेस करनी पड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि यार नहीं, ऐसा नहीं है कि एज रियली डजंट मैटर्स, ऐसा नहीं है। मेरे पास ऐसे भी ईमेल आते हैं, 50 साल के लोग हैं और वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा वे है जिससे वो आ सकते हैं। 50 साल में आप क्या सोच सकते हो? मुझे बताओ। आपको कोई अगर वर्क परमिट के लिए भी बुलाएगा, ऑब्वियसली 30-40 हज़ार डॉलर वो चार्ज करेगा। उसके बाद पीआर कैसे बन सकता है वो? अनटिल अनलेस की अगर चलो ठीक है वो ट्रक ड्राइविंग या कुछ ऐसे फील्ड में चला जाता है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सी प्रॉब्लम्स होगी। तो गाइज यही चीज यहाँ पे चल रही है आज की डेट में कनाडा के अंदर। आज भी जब मैं टिम हॉर्टन जाता हूँ, मैकडॉनल्ड्स जाता हूँ, वहां पे जब मैं देखता हूँ 60-60 साल के लोग भी वहां पे काम कर रहे हैं। क्यों? उसका रीजन सिर्फ ये है कि जब वो यंग थे उन्होंने राइट डिसीजन नहीं लिए। यही आज मैं इस वीडियो में मैसेज देना चाहता हूं। अब मैंने इतनी सारी प्रॉब्लम बता दी, मैं इसका सोल्यूशन बताता हूं। जितने भी लोग, पहली चीज, जितने भी लोग वर्क परमिट और ये इसकी जो मैसेजेस भेज रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा क्या करना है क्या नहीं करना और ये कैसे काम होता है, तो उनकी तो कहानी हमने साइड में रख दी। दूसरी चीज, इंटरनेशनल स्टूडेंट जो भी आ रहे हैं, छोटा कोर्स, सस्ता कोर्स, या वो फलाना जो बातें कर रहे हैं ना, पहली चीज कि आप पीआर कैसे होगे? जो कोर्स पे आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा उसमें आपको मैनेजर की जॉब करनी है। एज अ मैनेजर कैनेडियंस के सामने आपको जाके उनसे जॉब लेनी है, वो अपना स्किल उनके सामने सेल करना है, तब जाके वो जॉब देंगे। आपको क्या करना है गाइस, जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है मैं उन सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये स्पेशली ये जो बिजनेस मैनेजमेंट और ये जो छोटे मोटे जो कोर्स जो है ना, ये जो करने आते हैं, जो कि डिमांड में नहीं है आज की डेट में, ये कोई कोर्स कोई डिमांड में नहीं है। कोई यहाँ पे इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं है कि हाँ कोई बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर लिया और चलो ठीक है उसको कहीं का मैनेजर बना दें, या फिर कोई ऐसा छोटा मोटा कोर्स कर दिया। आपके पास टेक्निकल स्किल होना चाहिए। हमारे इंडिया, हमारे भारत देश के अंदर जिन चीजों के लिए पैसे नहीं मिलते आपको काम करने के लिए, वो काम का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास वो चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, आप कोई भी कोर्स करने के लिए, मैं तो कहता हूं इंजीनियर बैकग्राउंड से भी कोई अगर आ रहा है यहाँ पे, उनको भी यहाँ पे कई बार जो है जॉब नहीं मिलती, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास स्किल नहीं है, वो सिर्फ पढ़ रहे हैं, उनको पता नहीं है क्या करना है। आपके पास जिस भी चीज के लिए इंडिया में जो पैसे नहीं मिलते उसके यहाँ पे बहुत डिमांड है। प्लम्बिंग का कोई वहां पे छोटा मोटा कोर्स कर लो, सीख लो। आप वहां पे इलेक्ट्रीशियन का कोई कोर्स सीख लो, ऑटो मैकेनिक का कोई कोर्स खोलो। ऐसा कुछ ना कुछ आप अपने अंदर स्किल लेके आओ यहाँ पे, ताकि आप जब पढ़ाई करो, कोई भी कोर्स करो, आप कोई भी कोर्स करो, इन केस अगर आपको उस कोर्स के अंदर जॉब नहीं मिलती तो आपके हाथ में एक हुनर होगा कि आप मार्केट में जाओ और आपको लोग जॉब दे सकें। अगर आप हाईली स्किल्ड नहीं हो तो भाई 60-60, 65-65 साल तक बर्गर होता है, बर्गर फ्लिप ही करते रहोगे कनाडा के अंदर। कनाडा का जो ड्रीम तो पूरा हो जाएगा, लेकिन ये जो इंजॉय करना है ना कनाडा को, बस फोटो खींच के लगाते रहोगे, लेकिन उसका जो है ना, उसके पीछे जो फ्रस्ट्रेशन है, वो फ्रस्ट्रेशन से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। तो इसीलिए समझो, मैं देखो अपने चैनल से सही चीज बताना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता ये ना लोगों को अननेसेसरी मैं ड्रीम दिखाऊं कि भाई यहाँ पे आने के बाद आप अमीर हो जाओगे, बहुत पैसा कमाओगे, बहुत ये करोगे वो करोगे। भाई डायलॉग बाजी ठीक है, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो रिस्क। मैं 100 ऐसे लोगों की सेना बनाना चाहता हूँ जो अपना 100% देने को तैयार, फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे।